हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। औद्योगिक विकास। देखिए, औद्योगिक विकास कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर औद्योगिक विकास किसी भी देश में ना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी हुई रहती है। कुछ इसी प्रकार के जो है इस चैप्टर के अंतर्गत भी हम करेंगे, जहां पर औद्योगिक विकास के विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके हर एक पहलू के विषय में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं औद्योगिक विकास न हो तो कोई भी देश की जो है सुचारू रूप से विकास नहीं हो सकता। और भारत इवन जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और इसमें औद्योगिक का विकास होना एक बहुत बड़ी लक्ष्य थी और इन लक्ष्य को जो है पूरा भी किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग गया। तो यही बात हम जानेंगे कि आखिर ये समय कैसे लगा और कितने साल में जो है भारत जो है आधुनिकीकरण के और आगे अग्रसर हुआ, यानी जो है औद्योगिक विकास किस प्रकार हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट यही आता है, आधुनिक उद्योगों का संक्षिप्त इतिहास। यानी आधुनिक उद्योगों का संक्षिप्त इतिहास क्या है? तो भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना जो कि 1854 से हुआ था। कहते 1854 से जो औद्योगिक का स्थापना हुआ, पहला सूती कपड़े की मिल थी। ये देखिए, यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जो है हमारे आधुनिक औद्योगिक विकास कहाँ से शुरू हुआ। तो कहते हैं सबसे पहला जो है मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। और इस कारखाने की स्थापना ने भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन ही मुख्य था। कहते हैं जूट उद्योग का आरंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ। ठीक है, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जूट उद्योग का आरंभ कहाँ से हुआ? 1855 में, जब कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना की गई, जिसमें पूंजी एवं प्रबंधन नियंत्रण दोनों ही विदेशी थे। यानी देखा जाए तो इंडिया के ये जो मिल नहीं थी, ये विदेशी मिल थी, यानी विदेशों वालों ने इसको यहाँ पर स्थापना किया, लेकिन स्थापना तो हुई। कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरू हुआ। तो देखिए इसकी शुभारंभ जो है कोयला खनन उद्योग का जो है सर्वप्रथम जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरुआती हुई। प्रथम रेलगाड़ी का आरंभ जो था 1854 में हुआ। अब देखिए रेलगाड़ी का आरंभ कब हुआ? 1854, जब जो सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई, उसी समय के दौरान जो 1854 में रेलगाड़ी की भी स्थापना हुई। कहते हैं टाटा लोहा इस्पात कारखाना जो है जमशेदपुर झारखंड राज्य में है और 1907 में स्थापित किया गया। यानी टाटा लोहा इस्पात की कारखाना जो जमशेदपुर में झारखंड में है 1907 में स्थापित हुआ। और इसके बाद कई मझले तथा छोटे औद्योगिक इकाई जैसे सीमेंट, कागज, साबुन, रसायन, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी उसके बाद एक होड़ सी लग गई कारखानों की स्थापना में, जिसमें सीमेंट हो, कांच हो, साबुन हो, रसायन हो, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि सारे उद्योग को जो है स्थापना किया गया। स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक उत्पादन न तो पर्याप्त थे और न ही उसमें विभिन्नता थी, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्रता के जो है पूर्व और स्वतंत्रता के बाद कहते हैं भारत में कुछ भी नहीं था। कहते हैं भारत को बिल्कुल खोखला सा हो गया था और इसमें बहुत ही जो है समस्याओं का सामना करना पड़ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, बिल्कुल ही अविकसित थी, जहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक था। यानी देखा जाए तो कृषि इस समय प्राथमिक थी और 60% से अधिक जो है अपना जीडीपी में योगदान दे रही थी। देश के अधिकांश न्याय से आय कृषि से ही थी। यानी देखा जाए तो जो भी हमें मिलती थी वो कृषि से ही प्राप्त होती थी, हमारे पास कोई भी उद्योग अच्छा नहीं था। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भारत ने अब अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के संकेत दिए हैं। अब देखा जाए तो भारत कुछ जो है आगे बढ़ के दिखाया है और जो है पूरे संसार में अपने आप को आगे स्थापित भी करने के लिए अग्रसर हुआ है। भारत में औद्योगिक विकास के 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है।
भारत के अगर प्रथम चरण की बात करें तो कहते हैं 1947 से 80 के दौरान लिया जाता है। यानी 1947 से 80 के जो समय काल थी वो प्रथम दौर थी, जहां पर जो है इसको विकास के दौर को रूप में देखा गया। कहते हैं इसके दौरान सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ा दिया। यानी जो है 1947 से 80 के दौरान सरकार ने बहुत ही नियंत्रण किया और आर्थिक क्षेत्र पे जो है अपनी कर्मियों को बढ़ा दिया। द्वितीय चरण जो था 1980 से 97 में विभिन्न उपायों द्वारा जो है 1980 से 92 के बीच में जो है अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया। कहते उदारीकरण लाने से काफ़ी कुछ बदलाव आया। और उदारीकरण का अर्थ आप जानते ही होंगे कि जो उदारीकरण है, जो व्यापार होता है उसमें छूट दे देना, टैक्सों पे छूट देना, यही उसके उदारीकरण कहलाता है। यानी बहुत चीज़ों को जो है सरकार ने फ्री कर दिया, बहुत सारे कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया, उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण जो है काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था आगे पटरी पे आ खड़ी हुई। इन उपायों का उदारीकरण तत्कालिक एवं अस्थायी रूप से ये किया गया था। अंततः 1992 के पश्चात उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया तथा उपगामों की प्रकृति में मौलिक विभिन्नता भी लाई गई। तो कहते हैं सरकार की इस नीति ने जो है बहुत से कंपनियों को जो है भारत की तरफ देखने पे मजबूर कर दिया और भारत की संपदाओं की तरफ जो है काफ़ी आकर्षित भी किया, और इस प्रकार जो है भारत कुछ डेवलपमेंट की राह पे चल पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक योजनाओं के जो है समाहित करते हुए कार्यान्वित किया गया और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारी और मध्यम प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देश के औद्योगिक विकास नीति में अधिक ध्यान देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन को हटाने में केंद्रित किया गया था और विविधता को भी स्थान दिया गया था। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि देश के औद्योगिक विकास नीतियों में अधिक ध्यान देना जरूरी था और जो असमानता एवं असंतुलित थी उसको हटाने में केंद्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता को प्रोत्साहित कर विकसित भी किया गया। यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय लोगों को काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया गया और जो है विकसित राष्ट्र बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं सब प्रयासों के कारण भारत आज जो है विनिर्माण के क्षेत्र में विकास कर पाया है और आज हम बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात विभिन्न देशों को करते हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं अगर हम यही अचीवमेंट हासिल आने वाला समय में और भी बढ़ा दें तो हो सकता है कि भारत जो है प्रथम नंबर पे आ जाए औद्योगिक विकास में। लेकिन कहते हैं ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, लेकिन होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग का वर्गीकरण। देखिए औद्योगिक का वर्गीकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। हम जब तक उद्योगों को जो है डिफरेंट पार्ट में नहीं रखेंगे, हम उसके बारे में जो है पूरी प्रमुखता से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर उद्योगों का जो है वर्गीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं विभिन्न जो है लक्षणों के आधार पर उद्योगों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु इसको जो है सिर्फ 5 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, देखिए उद्योग का वर्गीकरण, ये टेबल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप आधार देख सकते हो, उद्योग का प्रकार, प्रमुख विशेषता और उदाहरण। तो कहते हैं सबसे पहले तो आता है जो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कई रूप में बदले गए हैं, जिसमें पहला जो है कृषि आधारित उद्योग, और इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें कृषि उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग करना स्वाभाविक बनाता है। और उदाहरण के रूप में देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूती वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, चीनी सकड़ा उद्योग एवं कागज उद्योग। कच्चे माल के उद्योग के अंतर्गत दूसरा जो है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें जो है इसका विशेषता यही है कि खनिज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, और इसका अच्छा उदाहरण है लौह और इस्पात, रसायन एवं सीमेंट उद्योग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी अपनी अवेयरनेस, स्वयं स्वामित्व। इसके जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र,
संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता यही है कि स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन सरकार द्वारा होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक है तो इसका नियंत्रण कौन करता है? सरकार। निजी क्षेत्र जो है स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कंपनियों के रूप में होती है, यानी इस पर नियंत्रण एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है, एक कंपनी के द्वारा भी हो सकता है। और संयुक्त मतलब जान ही गए होंगे, ज्वाइंट, इसमें संयुक्त रूप से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही स्वामी होते हैं, यानी सार्वजनिक भी होते हैं और निजी भी इसके स्वामी होते हैं। सहकारी क्षेत्र देखा जाए तो कच्चे माल के उत्पादों के द्वारा सहकारी समिति बनकर स्थापित उद्योग है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो बोकारो में लोहे एवं इस्पात संयंत्र जो है चितरंजन कोलोमोटिव्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें टाटा लोहा एवं इस्पात संयंत्र, जेके सीमेंट, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ओपोलो टायर्स भी इसके अंतर्गत आता है। अगर हम संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो मारुति उद्योग इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। सहकारी क्षेत्र की अगर बात उठाएं तो कहते हैं महासागर के चीनी उद्योग जो है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल्य गुजरात के और इफोरो कैदला के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है प्रमुख कार्य अथवा योगदान के आधार पर, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। आधारभूत उद्योग की बात करें, विशेषता की बात करें तो ये साफ करता है कि आधारभूत उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के दूसरे अन्य उत्पादों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग करना हमें बताता है, ठीक है। और जो उपभोक्ता उद्योग है, इन उद्योगों द्वारा जो निर्मित उद्योग को सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाना। अब देखिए, आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल क्या होगा? लो और इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग आ जाता है। अगर हम उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो टूथपेस्ट, साबुन, चीनी उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि चौथी पॉइंट की बात करें जिसमें उद्योग के आकार के आधार पर वर्णित होता है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बात हम करें बड़े पैमाने का उद्योग, जिसमें अधिक जो है पूंजी निवेश, भारी मशीनरी, कारीगर की अधिक संख्या, विशाल संयंत्र 24 घंटे अविरत कार्य करते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग जो है कम पूंजी निवेश, छोटे स्तर के संयंत्र, कारीगर एवं कार्यशील मजदूरों की थोड़ी संख्या। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो परिवार के सदस्य का स्वामित्व, छोटे मशीन जिन पर घर पर ही कार्य किया जा सकता है वो आती है। अगर बड़े पैमानों के उद्योग का अगर हम उदाहरण देखें तो लो इस्पात उद्योग, तेल शोधक यंत्र इसके अंतर्गत आता है। और छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो साइकिल उद्योग, बिजली सामान बनाने वाले उद्योग आते हैं। और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो आभूषण निर्माण, हस्तशिल्प, दस्तकारी, कलात्मक वस्तुएं, सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। उसके पश्चात 5वां पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कच्चे माल तथा तैयार माल के भार के आधार पर, जिसको भारी उद्योग के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके अंदर कच्चे माल एवं विनिर्मित माल दोनों भार, भरकम तथा आकार में बड़े परिवहन की काफ़ी लागत होती है, ये इसकी विशेषता है। अगर भारी उद्योग के एग्जाम्पल की बात करें तो लोह एवं इस्पात, भारी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार जनरेटर जैसे जारी बिजली उत्पाद काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और इसका दूसरा पॉइंट तो यही आता है हल्के उद्योग, यानी इसके अंतर्गत जो इसकी विशेषता दर्शाएगी वो कच्चे माल तथा उत्पाद दोनों वजन में जो है हल्के परिवहन में कम लागत के अंतर्गत आता है। अगर हल्के उद्योग के एग्जाम्पल की बात करें तो घड़ियाँ, सीले, स्याही, वस्त्र निर्माण, खिलौने, फाउंडेशन पेन उद्योग सारे इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं ये आवश्यक नहीं है कोई एक उद्योग एक ही श्रेणी में शामिल होते हो, वर्गीकरण के आधार पर एक ही उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योग का उदाहरण भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण के तौर पर बोकारो लोह इस्पात संयंत्र खनिज आधारित उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का भी उद्योग है तथा ये आधारभूत उद्योग है। ये बड़े पैमाने पर उद्योग तथा भारी उद्योग का ही उदाहरण है। देखिए, इस बात को आप जनरली समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमने 5 वर्गीकृत किया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये जो है उसी चीज़ पे आधारित हो, ये कई और चीज़ पे भी आधारित हो सकती है, ठीक है। यानी अगर एक उद्योग जैसे यहाँ पर हल्के उद्योग कच्चे माल उत्पादन दोनों वजह हल्के परिवहन के लिए होता है, जरूरत नहीं है कि यह गाड़ियाँ ही ये बनाती हो या फाउंडेशन पेन ही बनाती हो, ऐसे बहुत सारे उद्योग और भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक जनरली बात समझने की कोशिश किया, जो समझना था हमें कि हमें किस प्रकार के उद्योग है, कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जनरली एक प्रकाश थी समझने के लिए इंडस्ट्रीज़ के बारे में, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ जो है होते हैं और इनको इस प्रकार बांटे गए हैं और इसका कार्य प्रणाली इस प्रकार है और इसके उदाहरण और इसकी विशेषता ऐसे दर्शाई गई है। तो ये सिर्फ बात समझने के लिए थी, ठीक है। इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जरूरी भी थी और समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट था।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो कृषि आधारित उद्योग, देखिए कृषि आधारित उद्योग काफ़ी मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि आधारित उद्योग होना एक स्वाभाविक बात बना देती है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत कहते हैं वस्त्र, चीनी, कागज एवं वनस्पति तेल इत्यादि जो है इत्यादि कृषि पर आधारित उद्योग आते हैं। यानी इसमें वस्त्र आते हैं, चीनी आते हैं, कागज आते हैं एवं वनस्पति तेल आते हैं जो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत है। कहते हैं ये उद्योग कृषि उत्पादों को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग सदैव करते ही रहते हैं जो कि जरूरी है। संगठित उद्योग क्षेत्र में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। अगर संगठित क्षेत्र की बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान, क्योंकि आपको पता है कि वस्त्र का जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर इसके अंतर्गत हम देखें वस्त्र के उद्योग के अंतर्गत तो इसमें सूती वस्त्र आ जाता है, ऊनी वस्त्र आता है, रेशमी वस्त्र आता है, कृत्रिम रेशे वाले वस्त्र आते हैं और जूट उद्योग वाले वस्त्र आते हैं। तो इसको 5 भागों में जो है विभक्त किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वालिटी भी अलग अलग ही होती है। कपड़ा उद्योग जो है क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक है, यानी कपड़ा उद्योग जो है औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक के रूप में देखा जा सकता है। कुल उद्योग उत्पादन का जो है 5वां हिस्सा वस्त्र उद्योग उत्पादन का ही है। यानी कुल उद्योग की हम बात करें तो 5वां बड़ा हिस्सा जो है आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ वस्त्र उद्योग का ही है तथा विदेश मुद्रा अर्जन में इसका 1/3 योगदान है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है कि जो विदेशी मुद्रा हमारे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं और जिससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होता है उसका 1/3 योगदान सिर्फ जो है ये वस्त्र उद्योग से ही आते हैं। और रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि उद्योग के बाद इसी का स्थान है। यानी रोजगार में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृषि क्षेत्र का है, जहाँ पर सभी मजदूरों को जो है काम बेवकूफ़ी मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो जो है ये आपका जो है ये वस्त्र उद्योग वो दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर कृषि उद्योग आता है और दूसरे पर वस्त्र उद्योग आता है, जिससे लोगों को रोजगार बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं कपड़ा सूती उद्योग की बात करें तो सूती कपड़ा उद्योग का जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसमें जो है हर एक पहलू पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सूती कपड़ा उद्योग के अंतर्गत यही आता है कि भारत में उद्योग विकास का आरंभ आपको पता ही है कि 1854 में मुंबई आधुनिक सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना से हुई। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि भारत में कहते उद्योग का जो शुभ आरंभ हुआ वो सूती कपड़ा उद्योग से ही हुआ। अब भारत में पहला औद्योगिक विकास आरंभ जो हुआ 1854 में मुंबई में लगाई गई पहला सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग। तो ये जो है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं तब से यह उद्योग जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता ही जा रहा है और वर्ष जो 1952 में इसकी कुल जो है 378 उद्योग इकाई थी, यानी 378 इकाई थी, जो मार्च 1998 में बढ़कर जो है 1998 हो गई। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, जितनी सरल है उतने ही बढ़कर ये हो भी गई, यानी 1998 था। तो ये जो है 1998 में भी हुई, यानी मार्च 1998 की गणना करें तो यहाँ पर 1998 हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों का रोजगार उपलब्ध भी कराता है। देश के कुल औद्योगिक श्रमिक संख्या जो है 1/5वां बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में ही लगा हुआ है। यानी देखा जाए 1/5वां हिस्सा सारे के सारे जो मजदूर हैं कपड़ा उद्योग से ही अपना जीविका चला पा रहे हैं। तो पहले तो यही आता है उत्पादन। देखिए सूती कपड़े का सबसे पहले उत्पादन के बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे कि वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र होते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र हैं, एक कपड़ा मिल क्षेत्र, ये हैंडलूम्स, हथकथक एवं पावर मूल। और सन जो है 1998 से 99 में जो है कुल सूती वस्त्र उत्पादन बड़े कारखाने हैंडलूम्स तथा पावर लूम का भाग क्रमश जो है 5.4% से 20.6% एवं 74% था। तो आप समझ सकते हो कि बड़े कारखानों में हैंडलूम हो, पावर लूम हो, इनकी कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। सन 1950 से 51 में सूती वस्त्रों का उत्पादन जो है 421 करोड़ वर्ग मीटर था। यानी देखा जाए 50 से 51 में 421 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 1998 से 99 में बढ़कर
94.4 करोड़ वर्ग मीटर तक पहुंच गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर इशारा कर रहा है। सूती धागे एवं कृत्रिम धागों पर आधारित वस्त्र उद्योगों ने जबरदस्त उन्नति की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सूती उद्योग और कृत्रिम उद्योग ने बहुत काफ़ी जो है यहाँ पर उन्नति की है और दोनों प्रकार के धागों से निर्मित कपड़ों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी करवाई गई, जो 1960 से 61 में केवल 15 मीटर ही थी और 1995 से 96 में बढ़कर 28 मीटर प्रति व्यक्ति हो गई। अब देखिए, पहले 15 प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति का अर्थ आप समझते ही होंगे कि जितने देश में जनसंख्या है उसमें हर एक व्यक्ति को जो था 60-61 के बीच में सिर्फ 15 मीटर ही कपड़े मिल पाते थे, लेकिन 1995 से लेकर 96 के आसपास जो है 28 मीटर हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर दर्शा रहा है कि प्रति व्यक्ति जो थी 28 मीटर हो गई। परिणाम स्वरूप सूती धागों का सूती वस्त्रों तथा कृत्रिम धागों से निर्मित वस्त्रों का बड़े पैमानों पर निर्यात भी होने लगा और इसके निर्यात से हमने सन 1995-96 में कहते हैं 2.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित किया। तो आप समझ सकते हो कि वस्त्र उद्योग का हमारे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और कितना महत्वपूर्ण स्थान भी है। उसके पश्चात आता है वितरण। देखिए, इसकी किस प्रकार जो है वितरण है, तो ये भी जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग देश के सभी भागों में फैला हुआ है और इस उद्योग के कारखाने भारत के विभिन्न भागों में जो है 88 से अधिक केंद्रों में जो है व्यवस्थित है, परंतु अधिकतर सूती वस्त्रों का कारखाने आज भी उन क्षेत्रों में ही है जहां कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसमें जर्नल सी बात है कि जिस चीज़ की अगर जहां पर जैसे सूती वस्त्र है तो सूती से बनने वाले धागे जैसे बनते हैं उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे, तो कपास जहां उत्पन्न होता है वहीं पर जो है इसको लगाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदान क्षेत्र और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भागों में स्थित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को अगर हम मैप के अंतर्गत समझें तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है आज के समय में हर क्षेत्र में आपको बेखूबी नज़र आ रहा होगा। कहते हैं अगर उत्तर से पश्चिम की तरफ जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए तो इसमें कोई जो है स्थान खाली नहीं दिख रहा होगा। इक्का दुक्का राज्य जो है जहाँ पर वस्त्र उद्योग के केंद्र नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हर क्षेत्र में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अमृतसर हो, लुधियाना हो, पानीपत हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, कानपुर हो, ग्वालियर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, अहमदाबाद हो, बड़ोदरा हो, भावनगर हो, सूरत हो, मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, बेलगांव, हुबली, बेलारिस, देवनगरी, बेंगलुरु, मैसूर, ठीक है, और पंडिचेरी, चेन्नई, कटक, विष्णुपुर, मसीराबाद और पटना। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ देखा जाए तो आपको जो है आंध्र प्रदेश के साइड कोई नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा और इक्का दुक्का और भी स्टेट है जहां पर नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है अब वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। तभी तो देखा जाए तो 1/5वां भाग जो है जो रोजगार इसी से प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1/5वां भाग जो है सिर्फ हमें वस्त्र उद्योग से ही जो है नौजवानों को काम मिल रहा है और उनकी जीविका चल रही है। तो समझ सकते हो कि ये उद्योग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हर एक नौजवान के लिए। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है, यानी महाराष्ट्र को देखा जाए तो सूती वस्त्र जो है उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। मुंबई सूती कपड़े के कारखानों का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, यानी मुंबई जो है क्योंकि स्थापना मुंबई में ही हुई थी पहले टाइम, तो इसीलिए जो है मुंबई सूती कपड़े के कारखानों के प्रमुख केंद्र है, क्योंकि लगभग आधे सूती कपड़े निर्माण करने वाले कारखाने मुंबई में ही स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई जो है बहुत काफ़ी महत्व स्थान रखता है और यहाँ पर बहुत से सूती कपड़ों का जो है मिलें लगाई गई है। इसलिए मुंबई को जो है कॉटन्स पॉलिश्ड ठीक ही कहा गया है। इसलिए मुंबई को क्या नाम दिया गया है? कॉटन पॉलिश नाम दिया गया है और इसका नाम सही भी रखा गया क्योंकि सारे के सारे कारखाने जो है मैक्सिमम कारखाने मुंबई में ही स्थित है। मुंबई के पश्चात सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव इत्यादि शहर भी महाराष्ट्र राज्य के सूती कपड़े निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। कहते हैं सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात देश में दूसरा स्थान पे आता है, यानी मुंबई अगर पहला स्थान पे है तो गुजरात जो है दूसरा स्थान पे आता है और अहमदाबाद इस राज्य का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सूरत, भट्टोर, बड़ोदरा, भावनगर तथा राजकोट राज्य के अन्य भी केंद्र हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में
एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। यानी तमिलनाडु भी अब अपने आप को जो है सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्णता दर्शा रहा है। कोयम्बटूर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यानी कोयम्बटूर सबसे महत्वपूर्ण है किसका? तमिलनाडु जो है उसका सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में। और इसके अलावा जो है तिरुनेलवेली, चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम तथा तांजोर जो है राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग में बेंगलुरु, मैसूर, बेलगांव और गुलबर्गा नगरों में केंद्रित है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है कानपुर, इटावा, मोदीनगर, वाराणसी, हाथरस शहरों में केंद्रित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है इंदौर और ग्वालियर शहर में भी केंद्र है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के जो है अंतर्गत हावड़ा, श्रीरामपुर जो है मुरादाबाद जैसे बड़े शहर में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश राज्य भी सूती वस्त्र उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? आखिर इनको क्यों वहाँ पर लगाया गया? कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो किसी विशेष स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर एक क्लास के बच्चों के लिए कि कोई भी चीज़ होती है उनको उनके स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों लगाए जाते हैं। तो ये देखिए अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। क्योंकि जो है गन्ना की खेती किसी विशेष स्थान पर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई भी जो मिल है वहाँ क्यों लगाए जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ आदर्श दशाओं की आवश्यकता होती है। तो इसी आदर्श दशाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन कई रूपों में हो सकता है, कई क्लासों के बच्चों के लिए हो सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी उद्योग के लिए आदर्श चीज़ें दशाएं क्या होती है। तो पहले आदर्श दशाओं की बात करें हम तो कच्चे माल की उपलब्धता है। देखिए कच्चा माल जहाँ पर मिलेगा वो उद्योग वहीं पे स्थापित किया जाएगा, ये पहला पॉइंट है। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ही ये उपलब्ध है। दूसरी बात है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान हैं जहाँ आसानी से उद्योग में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो परिवहन के साधन। देखिए कोई उद्योग वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर परिवहन का ना सुविधा बहुत आसानी से हो जाए। ये नहीं कि वहाँ पर परिवहन का सुविधा ही ना हो, तो वहाँ पर तो लगाना ही संभव नहीं है। इसलिए परिवहन जो है साधन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश के अन्य भागों के सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अंततः उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान हो, इसलिए ये आदर्श होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगले पॉइंट की बात करें हम तो चौथा पॉइंट ये दर्शाता है कि बाजार की निकटता। कोई भी उद्योग वहाँ लगाया जाता है उसके आसपास अच्छा खासा बाजार हो, जिससे कि आधे से अधिक सामान जो है उसी क्षेत्र में खपत हो जाए। तो इससे जो है परिवहन का पैसा भी बच जाता है और सामान की जो है कीमत भी नहीं बढ़ती है, लोग आसानी से खरीद भी लेते हैं। तो बाजार की निकटता चौथी पॉइंट के रूप में है। कहते हैं वस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा जो है बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के साधनों द्वारा वस्त्र उत्पादनों के देश के अन्य बाजारों एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग को संकेंद्र के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यानी बाजार को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके पश्चात है पंदनियों की निकटता। यानी पंदनियों की निकटता क्या है? कहते हैं मुंबई पतन द्वारा विदेश में मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास की आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है, इसलिए इसको समुद्र गुमंत के किनारे ही स्थापित किया जाता है। यहाँ पतनों का अर्थ होता है समुद्र के निकट, ठीक है। और मुंबई तो आपको पता है कि समुद्रों के निकट ही है, इसलिए यहाँ से जो है विदेशों में आयात करना, निर्यात करना बहुत ही सरल हो जाता है। उसके पश्चात आता है 6वां पॉइंट, सस्ते श्रमिक। देखिए कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर श्रमिक जो है सस्ते हो,
यानी अधिक पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता न हो, तो इसलिए ज़रूरी है। कहते हैं सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हों, ऐसे ही क्षेत्र में जो है फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद 7वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ऊर्जा की उपलब्धता, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो, यानी यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो, तो इस क्षेत्र में एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो 7 पॉइंट थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी जो है कारखाना स्टार्ट करने के लिए ये 7 पॉइंट जो होना अनिवार्य होता है और ज़रूरी भी होता है। अगर ये 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा तो फैक्ट्री लगाना संभव नहीं रहता है और इससे जो है बहुत बर्डन पड़ जाती है। तो ये आदर्श चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए कोई भी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होती है और बनाई जाती है। देखिए, कहते हैं कि चीनी जो है, चीनी के बिना रहना भी मुश्किल पड़ जाता है और चीनी अधिक हो जाए तो जीना भी दुश्वार हो जाता है। तो कहते हैं चीनी का जितना महत्वपूर्ण हमारे आज समाज में बन गया है उतना किसी और चीज़ का नहीं है। लेकिन चीनी का कृषि किस प्रकार होता है, इसका क्या क्षेत्र है और कैसे ये विकसित होती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि चीनी उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर जो है बहुत से लोगों को जो है कार्य मिल जाते हैं। और कहते हैं हमारे देश में जब चीनी मिलें बंद हो गई तो बहुत से लोग जो थे बेकारी के जीवन जीने लग गए और कई लोगों का जो है अपना जीवन भी चलाने के लिए रह नहीं गया। तो यही यहाँ पर चीनी उद्योग के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं, चीनी उद्योग के अंतर्गत। तो देखिए, चीनी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भारत के लिए महत्वपूर्ण और भी बढ़ जाता है। कहते हैं भारतीय कृषि आधारित उद्योगों में चीनी या उद्योग का जो है दूसरा स्थान है, यानी भारत के हम देखो उद्योगों में तो चीनी का जो है दूसरा स्थान है उद्योग में। अगर हम गुड़, खसारी और चीनी तीनों के उत्पादन में जोड़कर देखें तो भारत विश्व में चीनी उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यानी गुड़, खससारी और चीनी तीनों को अगर हम मिला दे तो भारत जो है विश्व में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन जाएगा। सन 2003 में हमारे देश में लगभग 453 जो है चीनी के कारखाने थे। यानी देखिए 2003 में हमारे देश में 400 यानी 450 से अधिक चीनी कारखाने थे और इस उद्योग में लगभग 2.5 लाख लोग लगे हुए थे। यानी देखा जाए तो 2,50,000 लोग जो थे इसमें इंक्लूड थे। कहते हैं चीनी उद्योग ने बहुत से लोगों को जॉब जो है प्रोवाइड्स किया है। उसके पश्चात आता है उत्पादन। देखिए, उत्पादन के अगर अंतर्गत बात करें हम तो कहते हैं चीनी उत्पादन का सीधा संबंध गन्ने के उत्पादन से ही है। कहते हैं अगर गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है तो जनरल सी बात है चीनी का भी उत्पादन अच्छा ही होगा। चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। सन जो है 1950 से 51 में चीनी का कुल उत्पादन जो था 11.3 लाख टन था। वहीं 2003 और 2002 में जो है यह बढ़कर 201.32 लाख टन हो गया। परंतु देखा जाए तो 2003 से 2004 में यह घटकर जो है 138 लाख टन रह गया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा गिरावट क्यों दर्ज की गई, क्योंकि चीनी के लिए कहते हैं अगर चीनी चाहिए तो गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा और गन्ने का उत्पादन जो है एक बहुत ही विशेष बातों पे जो है मान्य रखती है। इसके लिए अगर आप गन्ने को अगर काट देते हो, अगर उसको वहीं पे धूप में छोड़ देते हो तो उसके सारे रस जो होते हैं सूख जाते हैं। इसलिए इसका एक आदर्श रूल ये होता है कि जैसे ही आपने शुगर कैन को काटा वैसे ही उसको फैक्ट्री में पहुंचा के उसमें से जो है रस को निकाल लीजिए, तभी जो है वो बेनिफिशियल है, नहीं तो वो बेनिफिशियल नहीं है और इससे जो है बहुत नुकसान पहुंच जाता है। तो देखा जाए 2003-2004 में जो है काफ़ी गर्मी पड़ी थी जिसके कारण जो है गन्ने का जो है वास्तविकता मिट गई थी और इसके जो है उत्पादन घट के 138 लाख टन ही रह गई थी, जो कि 2003 और 2 और 3 में देखा जाए तो 201.32 लाख टन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने जो कम गई, इतने जो डिक्रीजिंग हुई, इनका बहुत बड़ा जो प्रभाव था कि भारत के लोगों पर पड़ा था इसके उत्पादन के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष वितरण। देखिए, वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि जो है चीनी जो है मिल्स, चीनी के कारखाने किस किस राज्य में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो इसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कहते हैं वितरण की बात करें तो चीनी के अधिकांश कारखाने 6 राज्यों में ही संकेंद्रित हैं और यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी देखा जाए तो भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर जो है चीनी उद्योग पे खूबी लगाई गई है। तो चलिए देखते हैं एक बाई एक इसके
जो है देश राज्यों के बारे में, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में बहुत ही अग्रसरणीय है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहते हैं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर चीनी के कारखाने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, मुरादाबाद और बुलंदशहर जिलों में सब केंद्रित है। तो ये सारे जो ज़िले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो है चीनी के कारखाने जो है बासुदा देखा जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर जिले जो है चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आते हैं, लेकिन यह राज्य 2003 से 4 में जो है भारत के कुल चीनी उत्पादन का केवल 1/3 भाग का ही उत्पादन कर सका। और यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और गन्ने में चीनी का अंश भी कम है। तो जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था कि 2003 और 4 में जो है चीनी का उत्पादन सिर्फ 138 लाख टन था। तो इसका कारण भी यही था कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का अच्छा कृषि नहीं हुआ और सारे के सारे जो है गन्ने सूख गए थे। और देखा जाए तो सिर्फ 1/3 भाग ही गन्ना का उत्पादन कर सका। और यहाँ गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और गन्ने में चीनी का अंश भी कम था, इसलिए 2003 और 4 में जो है इतनी गिरावट देखने को मिला। उसके पश्चात आता है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है। यहाँ चीनी का उत्पादन देश के सकल उत्पादन के 1/4 अंश के बराबर होता है, यानी 1/4 के बराबर, यानी 4 अगर हिस्सों से अगर दूसरे जगह से मिल रहे हैं तो एक हिस्सा जो है महाराष्ट्र से ही हमें प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र राज्य में चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर जो है चीनी उत्पादन जो है बहुत ही उच्च कोटि की जाती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो पूर्वी एवं पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, मेडक और एवं जो है चतुर जिले इस राज्य के चीनी उत्पादन के केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है इस राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण जो है आरकोट, मदुरै, कोयम्बटूर और जो है चित्रपल्ली चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण जिलों में से माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है कर्नाटक का स्थान। देखिए कर्नाटक जो है ये भी एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है और इस राज्य के जो है बेलगामा, मंड्या, बीजापुर, बेल्लारी और शिमोगा और जो है चित्रदुर्ग जिले चीनी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श केंद्र है। और कहते हैं बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अन्य राज्य हैं जहाँ चीनी मिलें अव्यवस्थित है। कहते हैं यहाँ पर भी चीनी मिल है लेकिन अव्यवस्थित है। पुराने समय में यहाँ पर चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ये चीनी मिलें सारे बंद हो चुकी है। तो अव्यवस्थितता के यहाँ रूप देखा जा सकता है बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अन्य राज्यों में। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारक होते हैं। देखिए चीनी उद्योग को स्थानीयकरण करने की क्या कारण हो सकते हैं। आखिर चीनी जो है उद्योग हर उस क्षेत्रों में क्यों नहीं होती जहां गन्ना नहीं होता है, तो ये सब बातों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए चीनी निर्माण में गन्ना ही एक प्रमुख कच्चा माल होता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए गन्ने का ही उपयोग किया जाता है। अंततः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीनी मिलों की स्थापना जो है गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही किया जाए तो ही अच्छा रहता है और वो तभी बेनिफिशियल भी हो सकता है। गन्ने की फसल काटने के बाद ना तो गोदाम में रखी जा सकती है और न ही उसे काटने के बाद खेत में अधिक समय तक छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह जल्दी से सूखने लग जाते हैं। इसलिए जो है फसलों की कटाई के बाद गन्ना को तुरंत जो है चीनी मिलों में भेजना आवश्यक होता है, तभी जो है इसका सही उपयोग किया जा सकता है और सही रस भी जो है निकाला जा सकता है। अगर आप काट के खेतों में छोड़ देते हो तो वो आपके लिए कोई कीमत नहीं देगा। अगर गोदाम में भी रखा जाता है फिर भी नुकसानदायक है। इसलिए ये होता है कि गन्ना जिस क्षेत्र में हो वहाँ पर कारखाने लगाए जाएं और वहाँ के जो है गन्ने के रस जो है बखूबी निकाला जाए, जिससे कि है चीनी के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण गन्ना का स्थान हो सकता है। इसलिए जो है मैक्सिमम जगह जो है उन क्षेत्रों में चीनी मिलें लगाई जाती है जहाँ पर जो है गन्ना का उत्पादन होता है, और ये आसान भी रहता है और बहुत ज़रूरी भी रहता है। कहते हैं गन्नों का परिवहन भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गन्ना जो होता है काफ़ी हैवी मटेरियल्स है, यानी काफ़ी वज़न होती है, इसलिए इसका परिवहन करना भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आमतौर पर गन्ने को जो है बैलगाड़ियों में लाद कर जो समीप स्थल चीनी मिलों में भेजा जाता है
और इससे सामान्यतः जो है 25 से 30 जो है किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अब गन्नों के चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रकों का प्रयोग भी किया जाने लग गया है। और इस उपयोग दो कारकों के जो अलावा पूंजी की उपलब्धियां जो है, विपणन की सुविधाएं और सहज और सस्ते मजदूर का मिलना और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि कारक है जो चीनी मिलों को स्थानांतरित करने को काफ़ी प्रभावी एवं नियंत्रित भी करती है। तो ये बहुत ही आदर्श बात यहाँ पर आया है कि कोई भी अगर चीनी मिल जो है कारकों में देखा जाए तो कहते हैं पूंजी की उपलब्धियां होना जरूरी है, विपणन की सुविधाएं होना चाहिए, सहज और सस्ते मजदूर को मिलना, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि होती है, जो कि गन्ना मिल लगाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है समय और मुहैया कराता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के क्या कारण हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग का क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से हटकर भारतीय प्रायद्वीपों के राज्यों में स्थानांतरित हो रहा है और इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। वास्तविकता तो यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वैसे यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में आवश्यकता अधिक होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। गन्ना परोपण की अवधि जो है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा लंबी भी होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गन्ना जो पेरोपण की अवधि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा थोड़ा लंबी होती है। और दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलें में जो है आधुनिक उपकरण के प्रयोग में लाए जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आया है। यदि पाँचवा अगर पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की अधिकांश मिल की स्वामित्व जो है सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ मुनाफा को अधिक से अधिक करने का न तो लक्ष्य होता है और न ही प्रवृत्ति होती है। तो ये सबसे बड़ा जो है गलत बात है जिसकी वजह से जो है चीनी मिलों का जो है अधिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र होने के कारण जो है अधिक मुनाफा कमाने या ना ही तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो, निष्कर्ष के रूप में देख सकते हो, कंक्लूजन भी आप सोच सकते हो। तो इस पॉइंट को अगर नोट कर लेते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं हर क्लास के बच्चे, हर एक कंपटीशन के बच्चे इस बात को नोट करके जो है वो अच्छे एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए शॉर्ट के रूप में देखा जाए तो यही है कि कृषि आधारित उद्योग जो है कृषि उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जो है उद्योगों में जो है उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के संगठित क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, यानी भारत के संगठित क्षेत्र में देखे जाए तो सूती कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है। और दूसरा नंबर पर जो आता है गन्ना उद्योग आता है, यानी गन्ने का जो है दूसरा स्थान पे यहाँ पर स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का अधिकांश राज्य में अव्यवस्थित है, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो देखा जाए तो बहुत से राज्य में कम लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में चीनी मिल जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा बिहार राज्य में स्थापित है। आगे जो है हमारा खनिज आधारित उद्योग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज आधारित उद्योग कहते हैं वो उद्योग जिनमें जो है खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी जनरली सी बात, जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। और कहते हैं इंजीनियरिंग, सीमेंट, जो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इंजीनियरिंग, सीमेंट, रासायनिक और उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे लोह एवं इस्पात उद्योग की, जो लोह और उद्योग इस्पात उद्योग है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है लोह एवं इस्पात उद्योग, देखिए यह एक आधारभूत उद्योग है
क्योंकि इस उत्पादक बहुत से उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर एक उद्योग में जो है लौह एवं इस्पात उद्योग का उपयोग किया जाता है। कहते हैं भारत में तथापि लौह इस्पात उद्योग की औद्योगिक क्रियाएं बहुत पुराने समय से चली आ रही है, किंतु आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत अगर हम करें, शुरुआती दौर देखें तो 1817 में बंगाल के जो है कोल्टिस नामक स्थान पर बंगाल के लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था इसका, 1817 में जो है बंगाल के जो है कुल्टी नामक स्थान पे जो है लौह इस्पात कारखानों की स्थापना किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत कि लौह एवं इस्पात उद्योग का जो है कब शुरुआत हुई और कहाँ पर हुई। कहते हैं टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जो है जमशेदपुर में 1907 में हुई थी। अब देखिए टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ, जमशेदपुर में, और जो है आरंभिक दौर कब थी, 1907 में। और इसके पश्चात भारतीय लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है 1919 में जो है बर्नरपुर में हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। और इन तीनों संयंत्रों की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे की स्थापना जो हुई निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लौह एवं इस्पात का संयंत्र, जिसे अब जो है शिव शरैया लौह एवं इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना जो है भद्रवती में सन जो है 1923 में ईस्वी में हुआ। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये भी रह जाता है कि सारे प्राइवेट सेक्टर थे, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ पहली बार वो था विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको जो है स्थापना किया गया 1923 में भद्रवती में। तो ये भी यूपीएससी अंतर्गत एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़रूरी भी रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात लौह एवं इस्पात उद्योग में तीव्रता से प्रगति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के जो पश्चात लौह इस्पात उद्योग की तीव्रता से प्रगति हुई। जो कहते हैं सभी वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई और 3 नए कृत संयंत्र की स्थापना क्रमशः जो है राउरकेली उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन जो 1964 में की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी बोकारो में देखा जाए तो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में हुआ। और कब हुआ, 1964 में की गई। बोकारो तथा भिलाई स्थित जो संयंत्रों की स्थापना जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार दुर्गापुर लोहे एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तथा राउरकेला और संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित भी किए गए। और इसके पश्चात विशाखापट्टनम और सलेम संयंत्र की स्थापना भी हुई। कहते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सीमित मात्रा में कच्चे लौह तथा इस्पात का निर्माण भी किया गया था। और सन 1950 से 51 में भारत के इस्पात उत्पादन केवल 10 लाख टन था, जो 1998 से 99 में बढ़कर कहते हैं 238 लाख टन हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बढ़ोतरी को देखना पड़ा। कहाँ पर 10 लाख टन ही थी, जो कि 1950-51 के दौरान था। और 1998 और 99 के दौरान जो है 238 लाख टन होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया जा रहा है। भारत के प्रमुख लौह तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के प्रमुख लौह तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित है। इसके अलावा भारत में जो है 200 जो है लघु इस्पात संयंत्र है, जिसकी क्षमता जो है 62 लाख टन प्रति वर्ष है। देखिए कितनी क्षमता दर्शाई गई है, जो 200 लघु इस्पात संयंत्र जिनकी क्षमता 62 लाख टन प्रति वर्ष है। लघु इस्पात संयंत्रों की जो है इस्पात बनाने के लिए स्क्रॉप या स्पॉन्ज लोहे का प्रयोग भी किया जाता है। और ये सारी छोटी इकाई देश में लौह तथा इस्पात उद्योग को जो है महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर देखें यहाँ पर तो लोहा तथा इस्पात उद्योग के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार अथवा उसके आसपास इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि इसी क्षेत्र में लोह अयस्क और कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर और जो है डेलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज के विलुप्त लक्षण मिलते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छोटा नागपुर में ही इनका स्थापना क्यों हुआ, क्योंकि सारे जितने भी
मिनरल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, सारे इन्हीं क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इसलिए छोटा नागपुर जो है एक आदर्श उद्योग क्षेत्र है। इसलिए सारे उद्योगों का जो है वहीं पे जो है शुभारंभ की गई है। लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, शक्ति और स्वायत्त की अव्यवस्थित की जानकारी हमें कुछ सारणी से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सारणी को और अध्ययन करते हैं कि इसमें किस बात की तरफ जो है इशारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत लौह इस्पात संयंत्र एवं उनके कच्चे माल के स्रोत। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा है संयंत्रों के नाम की किस उसका नाम कंपनी का क्या है, ये किस स्थिति में है और उसका स्वामित्व कैसी है। उसके बाद हमारा कच्चे माल की आपूर्ति के अंतर्गत जो है कोयला, बिजली, लोह, अयस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज का आया है। लेकिन सबसे पहले आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है और ये निजी है, यानी ये निजी है। और इसमें जो है कोयला जो है झाड़िया में उपलब्ध है और यहाँ लोहा अयस्क जो है मयूरभंज में है और चूने का पत्थर जो क्यूझर में है और मैग्नीज जो है सिंहभूमि में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके पश्चात आता है इंडियन आयरन एंड स्टील इसको, यानी ये जो है बर्नापुर में है और ये सार्वजनिक है, यानी इसको जो है सार्वजनिक है, यानी ये लिमिटेड है। कहते हैं अगर हम लोग की बात करें तो झाड़िया, दामोदर घाटी, अगर दूसरी की बात करें तो सिंहभूमि, मयूरभंज, और उसकी बात करें तो क्लोझर और सिंहभूमि में मिलता है। अगर हम तीसरी बात करें तो जिसमें शिवसरैया भद्रवती, ठीक है, शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है भद्रवती में स्थित है, यानी शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जिसको BISL के नाम से जाना जाता है वो भद्रवती में है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम कोयला और पावर की बात करें तो शरावती परियोजना के अंतर्गत आता है। उसका केमामांस, गुड्डीज, बंडगुड्डा और चित्रदुर्गा और जो है शिवमोगा के में आता है ये। उसके पश्चात आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी HHL। ये जो है रायकेला में है और ये सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम इसके मिनरल्स की बात करें तो पहला मिनरल जो है बोकारो, झाड़िया, हीराकुंड परियोजना में है, दूसरा जो है सुंदरगढ़ में क्लोझर के अंतर्गत है और तीसरा जो है पुमा पानी और चौथा जो है बड़ा जमोदा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पाँचवें अगर बात करें तो हिंदुस्तान भिलाई स्टील लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी HSL, जो कि भिलाई में स्थित है, यानी हिंदुस्तान लिमिटेड जो है भिलाई में स्थित है और ये कंपनी जो है सार्वजनिक है। अगर पहले मिनरल्स की बात करें हम तो ये कारगिल करोबा में है और दूसरी की बात करें तो दिल्ली से राज्य हैरा में है, तीसरी जो है नंदनी में है और चौथा जो है बालघाट में स्थित है। अगर हम छवें पॉइंट की बात करें जिसमें हिंदुस्तान लिमिटेड HSL आता है, जिसमें दुर्गापुर में इसको स्थापित किया गया है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पहले मटेरियल की बात करें तो झाड़िया दामोदर घाटी में मिलता है, दूसरा जो है बेलागीरा में क्लोझर में मिलता है, तीसरा जो है बीर मित्रपुर में मिलता है जो सुंदरगढ़ जिले में आता है और जमादा झोलर जिला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चौथे मिनरल्स के लिए। उसके पश्चात आता है भारत लिमिटेड कंपनी, यानी BSL, जो कि बोकारो में स्थित है और ये कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके जो पहले मिनरल जो है झाड़िया में मिलता है, उसके बाद दूसरा मिनरल जो है करीबीरू में मिलता है, पालूम में मिलता है तीसरा, और चौथे का इसमें नहीं मिलता, चौथा है नहीं इसके अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें आठवां पॉइंट जिसमें SP आता है, जिसको सलेम में स्थित किया गया है और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र ही है और इसका पहला मटेरियल जो है नवेली में मिलती है, दूसरा सलेम जिला में, तीसरा सलेम जिला में ही मिलता है, चौथा भी सलेम जिला में ही मिलता है। उसके बाद अगर हम नौवें पॉइंट की बात करें जिसमें BSL है जो कि विशाखापट्टनम में मिलता है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है और इसका पहला मटेरियल जो है दामोदर घाटी, दूसरा जो है बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश में मिलता है और उसके बाद चौथा जो है बालघाट में मिलता है जो कभी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका और भी महत्व तब बन जाता है जब हम इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसका जो है सही जो है क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए, चलिए मैप देखते हैं इसमें क्या दर्शाया गया है। देखिए हमारे समक्ष जो आया मैप आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लौह इस्पात केंद्र जो भारत में स्थित है उसके बारे में दर्शाया गया है। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ही क्षेत्रों में जो है ये जो है लौह इस्पात उद्योग केंद्रित है। अगर हम देखें तो इसमें सलेम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भद्रवती आती है, उसके बाद जो है सलपोट आता है जो एक ही राज्य में स्थित है। उसके पश्चात अगर देखें तो हम भिलाई में भी देख सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो है लगाई गई है। उसके बाद रायल कोयला में,
जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, बोकारो में, हीरापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जो है लौह इस्पात केंद्र स्थापित है और इसकी महत्ता को जाने बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो पेट्रो रसायन उद्योग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेट्रो रसायन उद्योग जो कि कई काम में कई हर जो है घर के कामों में यूज़ आता है और कहते हैं श्रृंगार के लिए भी पेट्रो रसायन उद्योग में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग तेज़ी से वृद्धि करता हुआ उद्योग है और इस उद्योग ने देश के पूरे उद्योग जगत में एक क्रांति ला दी है, क्योंकि इसके उत्पाद परंपरागत कच्चे माल जैसे लकड़ी, कांच एवं धातु की प्रतिस्थापित करने में अधिक सस्ते और उपयोगी पाए जाते हैं। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले इस पेट्रो रसायन के उत्पादन लोगों के सस्ते दामों पर उपलब्ध भी है और पेट्रो रसायन को जो है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है जनरली देखा जाए तो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त किया जाता है। यदि इस बात पे हम गौर करें कि सुबह से शाम तक जो है हम पेट्रो रसायन का ही उपयोग करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, चाहे आपका सुबह हो चाहे शाम हो, आप हर समय जो है पेट्रो रसायन के ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सोचिएगा कि पेट्रो रसायन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ऐसा तो हमें कहीं दिखता नहीं है। तो आपको बता दूँ मैं कि जो आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, कभी यूज़ कर रहे हो, बालों में लगाने वाले हेयर पिन यूज़ कर रहे हो, साबुन रखने के लिए डिब्बे यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक मग यूज़ कर रहे हो, सिंथेटिक कपड़े यूज़ कर रहे हो, रेडियो टीवी कवर, बॉल पेन, इलेक्ट्रिकल स्विच, डिटर्जेंट पाउडर, लिपस्टिक, कीड़े मारने की दवाई, प्लास्टिक थैलियाँ, फेम, गद्दे और चादर इत्यादि असंख्य वस्तु जो है पेट्रोलियम रसायन से ही बनते हैं, पेट्रो रसायन से ही बनते हैं। तो आपको सही कहा ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो वो पेट्रो रसायन का ही उत्पादों का उपयोग करते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन जाएगा। जब कहते हैं सुबह से शाम तक हम इसी का उपयोग करते हैं तो ये जो है इंडस्ट्रीज काफ़ी प्रोग्रेसिव हो सकता है और आने वाला समय में इसका और भी महत्व बढ़ने वाला है। कहते हैं भारत पेट्रो रसायन निगम ने जो है बड़ोदरा यानी गुजरात के समीप एक विविध पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के स्थापित भी किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है बनाए जाते हैं और बड़ोदरा के अलावा गुजरात राज्य में गंधार एवं हजीरा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र नगाथेन केंद्र में जो है पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित भी है और भारत पेट्रो रसायन पदार्थों के निर्माण में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुका है। कच्चे तेल की प्रकृति किए बगैर भी कोई खास महत्व नहीं है, परंतु जब उसे प्रकृत किया जाता है तब वह खनिज तेल पेट्रोल के रूप में बहुत ही बहुमूल्य बन जाता है। तेल के प्रक्रमण करते समय हजारों किस्म के पदार्थ मिलते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट और वे पदार्थ जो पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो आप सोचिएगा ये सब क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो एक कच्चे पदार्थ के रूप में होता है और उसमें सारे मटेरियल मिलता है। ठीक है, इसको अगर आप किसी क्लास में पढ़े हो तो उसको इस प्रोसीजर को हम आश्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्वन विधि। आश्वन विधि में जब हम पेट्रोल को डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। अगर आश्वन विधि नहीं है तो नेट पे एक बार सर्च करके देखिए, आपको आश्वन विधि का डायग्राम अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इसका यही है। तो ये सारे जो है हमें पेट्रोल से ही मिलते हैं और पेट्रोल को जो आश्वन विधि में रखा जाता है, जब इसको प्यूरीफायर की जाती है तो सबसे पहले मिट्टी तेल का निर्माण होता है, फिर पेट्रोल और डीजल का होता है, फिर लुब्रिकेंट का होता है, उसके पश्चात जो बचता है उसको पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो कोल टार होता है, जो रोडों को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन के चर्या और कार्य करने में। भारत में इस समय जो है 18 तेल परिक्रमणशालाएं बनाए गए हैं, यानी भारत में अब तक जो बन चुके हैं 18 तेल परिक्रमणशालाएं बनाए गए हैं और इस परिक्रमणशालाओं की जो है अव्यवस्थित इस प्रकार है। सबसे पहले तो है डिगबोई में बनाई गई है, उसके बेगाई गामा में, नूना माटी तीनों असम राज्य में ही स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में 2 इकाई हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक लगाई गई है, बरौनी बिहार राज्य में भी एक लगाया गया है, कलाली गुजरात में भी लगाया गया है, मथुरा उत्तर प्रदेश में भी इसकी स्थापना की गई है।
इवन कि पानीपत हरियाणा में भी इसकी एक लगाई गई है, और कोची केरल में भी, बेंगलोर कर्नाटक और चेन्नई तमिलनाडु में भी इसके लगाए गए। टोटल 18 तेल प्रयोगशालाएँ लगाए गए हैं। कहते हैं जवाहरनगर गुजरात में स्थित प्रयोगशाला एकमात्र संयंत्र है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रसायन जो है के अंतर्गत कौन जो है निजी है, सिर्फ एक ही निजी, 18 में से सिर्फ एक ही निजी है जो कि जवाहरनगर गुजरात में लगाई गई है, और वो भी कौन सी कंपनी है, रिलायंस उद्योग लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। यानी रिलायंस ने ही निजी कंपनी स्थापित किया है गुजरात में। अगला जो हमारा है उद्योग समूह। देखिए उद्योग समूह क्या है, कहते हैं भारत में औद्योगिक विकास के दौर में बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानता व विभिन्नता देखने को मिल जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कुछ स्थानों में भारतीय उद्योग समूह के रूप में संकेंद्रित हो गए हैं। तो भारत में अधिकतर उद्योग क्षेत्र का विकास कुछ प्रमुख बंदरगाहें जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जो है पृष्ठभाग के इर्द गिर्द क्षेत्रों में ही हो गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बंदरगाहें कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में ही आपको नज़र आ सकता है। इन उद्योग क्षेत्र को सभी सुविधाएं एवं लाभदायक स्थिति प्राप्त है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धियाँ, ऊर्जा जो है, पूंजी, विमापन केंद्र और अभियंता इत्यादि। कहते हैं कुल 6 औद्योगिक क्षेत्र में से 3 इन बंदरगाहों के जो है पुष्ट प्रदेश में ही स्थित है। प्रमुख 6 उद्योग जो क्षेत्र निम्नलिखित यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तो पहला यही आता है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा आता है मुंबई पुणे उद्योग क्षेत्र, तीसरा आता है अहमदाबाद बड़ोदरा क्षेत्र, चौथा आता है मंदुरे कोयम्बटूर बेंगलोर क्षेत्र, पाँचवा आता है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, और 6वां आता है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र। तो ये काफ़ी आदर्श स्थान है जहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। इन प्रमुख जो है क्षेत्रों के अलावा 15 छोटे उद्योग क्षेत्र हैं और 15 जो है औद्योगिक जिले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाया गया है। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। यदि बात हम करें औद्योगिक आत्मनिर्भरता की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है औद्योगिक आत्मनिर्भरता। कहते हैं औद्योगिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि भारत के लोग उद्योगों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, पूंजी एवं मशीनरी, कल पुर्जे से भारत में ही विनिर्मित किए जाते हैं। कहते हैं उनका उपयोग जो है क्षमता और कुशलता कर सकने में समर्थ है, और इसमें किसी भी बाहरी देश से किसी भी प्रकार की सहायता पर निर्भरता नहीं रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया गया है औद्योगिक आत्मनिर्भरता के अंतर्गत। भारत सरकार ने सन 1956 में यह उद्योग नीति का जो है निर्धारण भी किया, जिसके मुख्य लक्ष्य थे औद्योगिक जो है उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, उद्योग को जो है विकेंद्रीकरण करना, औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को विकसित भी करना इत्यादि। तो भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत काफ़ी जो है बेनिफिट भी देखने को मिला है। देखा जाए तो उद्योग के जो है सुनियोजित विकास के द्वारा आज हम अनेकों प्रकार के उद्योग उत्पादकों का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां है कि ऐसी वस्तु का विनिर्माण जो अन्य वस्तुओं के विनिमय करने में सहायता होती है। भारत आज भारी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण में सक्षम और पूर्णतः जो स्वावलंबी है, यानी भारत आज हर चीज़ में सक्षम है। इस विनिर्मित मशीन एवं विभिन्न उपकरणों का उपयोग जो है उद्यान, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाएं, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। हम भारत में बनी भारतीय मशीन का उपयोग जो है सीमेंट, वस्त्र, लोहा, इस्पात, चीनी उद्योगों में भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में जो है मूलभूत योगदान रहा है। लोहा एवं इस्पात, रेल के उपकरण, पेट्रोलियम, कोयला एवं उर्वरक जैसे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही विकास किया गया है और ये प्रावधान भी किया गया है। यह उद्योग जो है औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे, जो कि जरूरी था। कहते हैं पिछले क्षेत्रों में स्थापित करने से उन क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी उद्योग जो है पिछड़े हुए क्षेत्रों में ही स्थापित करने की आवश्यकता है। कहते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में उच्च औद्योगिक, उच्च मूल्य संवर्धन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्रणत प्रकार की मशीनरी, उपकरण निर्माण, दूरसंचार के क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना को इसी के अंतर्गत लगाया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे हमारा है आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव। देखिए उदारीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव। देखिए, भारत ने जो उदारीकरण का जो नीति अपनाई, कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और इससे जो है व्यापारों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसलिए आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव के बिना जो है ये इंडस्ट्रीज जो है अनभिक्त नहीं रह सकी, क्योंकि जब तक उदारीकरण की अगर नीतियों का अनुसरण नहीं किया गया तब तक जो है कोई भी इंडस्ट्री जो है प्रफुल्लित नहीं हुआ। तो भारत सरकार ने भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया उदारीकरण के प्रभाव के रिगार्डिंग, उदारीकरण के अंतर्गत। तो यही टॉपिक हमारा है, आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव। देखिए, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो 1992 के पूर्व तथा पश्चात, यानी 92 से पहले और आगे की बातें बताई गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम 40 वर्षों के अंतराल में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विविधता तथा विस्तार आए और ये देखने को भी मिला। परंतु इस वृद्धि में कठोर सरकारी नियंत्रण तथा निर्धारित नियम का अनुपालन इसके विशेष रही। यानी देखा जाए तो इसमें सरकार के द्वारा जो वृद्धि में कठोरता अपनाई गई और सरकार द्वारा जो नियंत्रण हुई, ये सारे चीज़ जो है भारत के जो अर्थव्यवस्था के तेजी से विविधता में विस्तार लाने में एक परम आवश्यक नीति को अनुसरण करवाया गया। अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक साहसिक कदम उठाते हुए भारत की आर्थिक नीति पर लगने वाली सरकारी नियंत्रणों में काफ़ी बदलाव ला दिया। यानी 1992 में एक ऐतिहासिक समय काल था जहां पर सरकार ने आर्थिक नीति में जो है बहुत काफ़ी बदलाव किया और ने बाजार के शक्तियों के अनुरूप बदलाव लाने की लचीलापन प्रदान भी किया। कहते निजी पूंजी निवेश तथा संचालन की जिम्मेदारी लेते हुए उद्योग, चाहे घरेलू अथवा विदेशी संस्थाएं अथवा समुदाय हो, कार्यबंद और स्थापित करने की जो है छूट प्रदान की जरूरत महसूस किया गया। यानी यही छूट जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसको उदारीकरण का नाम दिया गया। कहते चाहे घरेलू हो, विदेशी हो, समुदाय को जो भी व्यापार हो, सभी व्यापारों में जो है बहुत बड़ी छूट दी गई, जिसका उदारीकरण के नाम से जाना गया। इस नई सभी सोच विचार का नतीजा एक नई औद्योगिक नीति का जो है निर्धारण करना था, जिसके अंतर्गत अगस्त 1992 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। देखिए, ये शब्द जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी उद्योग के लिए। उदारीकरण यानी रूल रेगुलेशन में जो है छूट प्रदान करना, निजीकरण यानी जो है प्राइवेटाइजेशन कर देना, और वैश्वीकरण यानी विश्व स्तर पर जो है उसको बढ़ाना, आगे उसको स्टिमुलेट करना। तो ये तीनों शब्द जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था भारत के अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए। कहते हैं अगस्त 1992 में लिए गए इस नए नियम के पीछे तत्कालीन कारण बकाया भुगतान की आदगी के संकट पर काबू पाना था, क्योंकि भारत इस समय जो है बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा था। इन्हीं कारण से जो है भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अनुसरण किया। कहते हैं इसी कारण क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक नियतों पर नियंत्रण प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही इजी भी हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आप समझ गए होंगे कि उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार में छूट प्रदान करना, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन कर देना, और वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के साथ व्यापार करना, जिसके कारण भारत को बहुत ही जो है फ़ायदा पहुँचा। देखा जाए तो उदारीकरण का अर्थ एक तो सरकारी नियंत्रण में कमी लाना, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरा उस उदार दृष्टिकोण से है जिसके अंदर बाजार की मौजूदा जो है प्रतिस्पर्धा युक्त शक्तियों के अनुरूप आर्थिक नीतियों में लचीलापन लाना, और ये सरकार की उदार प्रवृत्ति के तहत निजीकरण को प्रोत्साहित करने का इरादा भी उजागर होता है। और इन उदारीकरण की नीतियों ने उद्योगों की स्थापना एवं संचालन जो 1992 के पहले और वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थे, में निजी संस्थाओं ने भी जिम्मेदारी का जो है और भागीदारी के अवसर प्रदान किए गए। देखिए, निजी संस्थाओं को जिम्मेदारी देना और भागीदारी देना ये बहुत बड़ी नीति का जो है महत्वपूर्ण बात थी। इस उदारीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त तमाम कमियों की अचूक रामबाण माना गया, परंतु लगातार 15 वर्षों तक इस उदारीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए जो परिणाम उपलब्ध हुए वो इतनी अच्छी नहीं निकली। लेकिन कहते हैं ये उस समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि 15 वर्ष के कारण भी जो है उदारीकरण की नीति का जो है अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिला, क्योंकि धनवान और निर्धन संपन्न एक विभिन्न के बीच खाई अब और भी बढ़ गई। जो धनवान थे वो धनवान होते गए, जो निर्धन थे वो निर्धन होते चले गए, यानी इन दोनों के बीच खाई और बढ़ता ही चला गया।
व्यापक खपत वाले जो वस्तुएं थे कि उत्पादन में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार रोजगार के अवसर में भी असित वृद्धि नहीं हुई। कहते हैं निजीकरण में स्वामित्व का हस्तांतरण सर्वाधिक क्षेत्रों से जो निजी क्षेत्र में निजी संस्थाएं व्यक्ति समूहों के हाथों में आ जाता है और ये अधिक से अधिक अधिकार जो है क्षेत्र में निजी पूंजी और प्रबंधन सौंपा जाता है। देखिए यही बात जो थी निजीकरण यानी जो प्राइवेटाइजेशन थी, जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। यानी निजीकरण की जो बात करी वो उदारीकरण को भी पिछाड़ दिया, क्योंकि उदारीकरण का नीति और निजीकरण का नीति जो प्राइवेटाइजेशन किया गया उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन गरीबों को जो है कमर टूट गई और ये नीति जो थी फेल हो गई। 15 साल में भी जो डेवलपमेंट वाली जो सपना भारत सरकार ने देखी थी वो नहीं सामने देखने को मिला। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य निजी संस्थाओं के लोगों को सामूहिक कल्याण के लिए प्रेरणा देना ये होती है। लेकिन वर्तमान में चरण में वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं में एकीकृत संबंधों को बढ़ाने से था। यानी विश्व में जो है व्यापार के संबंधों को बढ़ाया जाए। विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानताओं की विभिन्नता देश के बीच व्यापार के तहत सामान्य वस्तु व्यक्ति सेवाओं का आदान प्रदान पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दूर किया गया। कहते हैं जो खामियां थी उसको दूर करना सबसे महत्वपूर्ण थी और यही उद्देश्य वैश्वीकरण का भी था कि विश्व में जो वस्तुएं हैं व्यक्ति हैं सेवाएं का आदान प्रदान होती है पूंजी निवेश है और औद्योगिक आदान प्रदान है, सब में जो है काफ़ी जो है बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की गई। कहते हैं वैश्वीकरण के लोगों के रहन सहन जीवन के स्तर पर जीवन शैली तथा वस्तुओं के उपयोग प्रतिमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला और आज कहते हैं पूरा का पूरा विश्व की व्यापक केंद्र जैसा लगने लगा। वैश्वीकरण ने हमारे नैतिक मूल्य और मान्यताओं का भी प्रभावित किया। तो कहा जाए तो जो वैश्वीकरण था निजीकरण था और जो आपका जो है छूट देने वाली बात थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी जो हमने तीन जो है बातों का अनुसरण किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। कहते हैं 15 साल में जो है इसका कोई इफेक्ट देखने को ना मिला। कारण यही था कि जो निजीकरण हुआ और वैश्वीकरण हुआ वो आम गरीबों के लिए नहीं हुआ, ये हुआ बड़े बड़े लोगों के लिए और इसमें सबसे अधिक मुनाफा जो हुआ अमीर वर्ग के लोगों के लिए हुआ, लेकिन गरीबों का यहाँ पर कहीं भी कोई स्थान नहीं था। तो कहा जाए तो 15 साल तक जो है इसमें कोई जो है अच्छाई देखने को नहीं मिला, चाहे वो निजीकरण हो चाहे वैश्वीकरण हो चाहे उदारीकरण की नीति हो। सरकार ने ये नीति चलाई थी बहुत ही सहज और सरल थी, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे अधिक जिनको हुआ उन्होंने ही फ़ायदा उठाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, अगर ये सभी बात समझ में अगर आ गया होगा, अच्छे से लगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी जो है ये वीडियो दूसरे बच्चों को पहुंच पाएगा और तिरपान स्टडी सेंटर का भी जो मकसद है जो एम है वो पूरा होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चे को जर्नली ज्ञान हो, ठीक है, कोई वो चीज़ ना हो जो नहीं होना चाहिए, उनको वास्तविकता का ज्ञान हो, उनके किताब का ज्ञान हो। यही तिरपान स्टडी सेंटर का लक्ष्य है। और तिरपान सेंटर इसीलिए जो है शब्दों को दर्शाता है। आपके स्क्रीन पर सिर्फ शब्द ही रहते हैं, क्योंकि वही चीज़ देखोगे समझोगे तभी आपको जो है आप बहुत ही बेहतर बन सकती हो। और ये ज़रूरी भी है, बड़े बड़े लोग इसी पर ही रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त न हो सके। ठीक है, इसे सब्सक्राइब करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको होम पेज मिल जाएगा जहां पर सारे वीडियो जो है एक लाइन से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, साथ में अगर आप टॉपिक के अंतर्गत चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो तो यहाँ 8th से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो जो है एक लाइन से उपस्थित होगा प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट को एक बार जरूर ओपन कीजिए। साथ में अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ शिकायत है, कुछ गलत है, कुछ सुधार चाहते हो तो कॉमेंट अवश्य कीजिए। कहते हैं कमेंट करने से ही कुछ सुधारा जा सकता है।